हेलो एवरीवन। तो अपन आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे भैया रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर की थ्योरी। ठीक है, इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था वो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भैया अपन को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है भैया। सबसे पहले तो भैया आपको चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए। चैप्टर का नाम है भैया रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है भैया, यहाँ रिस्क का मतलब होता है भैया मार्केट में होने वाला फ्लक्चुएशन। ठीक है, मार्केट में होने वाला फ्लक्चुएशन। ठीक है, अपन ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी अपन ने वर्ड लिखा था भैया रिस्क। तो रिस्क का मतलब होता है भैया मार्केट में होने वाला फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो इधर अपन भैया देखेंगे इस चैप्टर में कि अपन रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं और कौन कौन सी रिस्क होती है। तो इसके अंदर भैया आपको 4 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ रिस्क, और अगला टॉपिक रहेगा भैया फाइनेंशियल रिस्क। उसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, क्या होता है भैया फाइनेंशियल रिस्क। थर्ड टॉपिक अपन को पढ़ना रहेगा वैल्यू एट रिस्क, और फोर्थ टॉपिक अपन को पढ़ना रहेगा भैया आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। तो भैया ये अपन को भैया 4 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिस्क, इवेल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, वैल्यू एट रिस्क और आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क। ठीक है, एक एक टॉपिक भैया शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर भैया बहुत इजी अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, अब सबसे पहले अपन शुरू करते हैं भैया टाइप्स ऑफ रिस्क से। ठीक है भैया, रिस्क कितने तरह की होती है। तो सबसे पहले अपन को दे रखा है भैया स्ट्रेटेजिक रिस्क। ठीक है, अब स्ट्रेटेजिक रिस्क का क्या मतलब होता है भैया, प्लानिंग में गड़बड़ होना। ठीक है, इसको आप शॉर्ट में कह सकते हो भैया प्लानिंग में गड़बड़ होना, इसको बोलते हैं अपन स्ट्रेटेजिक रिस्क। यानी कि भैया अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर ही कोई मिस्टेक रह गई। ठीक है, देखो कंपनी इतने सारे प्लान बनाती है। ठीक है, कंपनी इतने सारे प्लान बनाती है तो भैया हर प्लान सक्सेस होगा उसकी कोई गारंटी तो होती ही नहीं है। अगर भैया कंपनी ने 10 प्लान बना रखे हैं तो कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी प्लान में तो कोई कमी रही जाएगी। ठीक है, और अगर किसी प्लान में कमी रह गई तो बस उसी को ही अपन बोलेंगे स्ट्रेटेजिक रिस्क। ठीक है, ज़रूरी नहीं है भैया आपका हर एक प्लान सक्सेस हो, कोई प्लान हो सकता है भैया किसी भी रीज़न के कारण आपका प्लान ही फेल हो जाए। ठीक है, तो इसके भैया अब क्या कारण होते हैं अपन देखते हैं भैया। यहाँ आपको लिख रखे हैं भैया इसके क्या कारण है स्ट्रेटेजिक रिस्क के। आखिर आप बोलोगे भैया हम तो हर एक प्लान अच्छे से बनेंगे, आपने बता दिया भैया 10 प्लान है तो एक प्लान अगर अपना फेल भी होता है तो अपन प्लान पर ही फोकस करेंगे पूरा ड्यूरिंग द ईयर ताकि कोई प्लान फेल ही नहीं हो। पर इसके कुछ कारण होते हैं जिसको आप भैया नेगलेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे कि भैया अगर कोई टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर भैया आपके कॉम्पिटिटर ने कोई कॉम्पिटिटर आपका हैवी कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा है और आपके पास इतने फंड्स नहीं है उस ईयर में कि भैया आप वो कर सको। ठीक है, इसका कारण है जैसे टेक्नोलॉजी नोकिया भैया फेल हो गया था, वो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल सका। ठीक है, और कॉम्पिटिटर देखें तो भैया अब सैमसंग और आईफोन का देख सकते हो भैया, दोनों ही एकदम मस्त प्रोडक्ट बनाते हैं पर दोनों की रिस्क है। ठीक है, और एक आपको दे रखा भैया शिफ्ट इन कस्टमर डिमांड। अगर भैया कस्टमर की डिमांड ही चेंज हो गई तो आपका पूरा प्लान ही फेल हो जाएगा। ठीक है, या फिर भैया आपने प्लान तो एकदम मस्त बनाया होगा, पूरा बजट बनाया होगा, पर ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ होगा इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट ही बढ़ गई तो ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो भी उससे आपका प्लान इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक लाइन दे रखी है भैया पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, रिस्क का हमेशा नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, कभी कभार आपके लिए रिस्क पॉजिटिव भी हो सकती है बिजनेस में, पर उसके चांस बहुत कम रहते हैं। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे रखा है जेरोक्स का। ठीक है, जब जेरोक्स का इन्वेंशन हुआ था तो जेरोक्स विच इन्वेंटेड फोटोकॉपी मशीन। ठीक है, जेरोक्स का तो अच्छा बिजनेस चल रहा था, पर उसके बाद क्या हुआ लेज़र प्रिंटिंग आया तो भैया लेज़र प्रिंटिंग वाज डेवलप्ड, तो भैया जेरोक्स ने ये फीचर इसको एक अपॉर्चुनिटी समझा और उसने भैया चेंज कर लिया अपना बिजनेस मॉडल, तो उस भैया उसको फ़ायदा हो गया। ठीक है,
नॉर्मल सा लाइन लिख रखी है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बता रखा है आपकी बुक में कंप्लायंस रिस्क। कंप्लायंस मतलब होता है भैया रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपको हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस आपकी कंपनी फॉलो कर रही है, तो ये आपको भैया ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं भी अगर थोड़ा सा भी, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है आज की तारीख में जीएसटी। जहाँ दोस्तों अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी आईटीसी में, तो भैया 24% की पेनल्टी लगती है, ठीक है। इंटरेस्ट लगता है, पेनल्टी लगती है, ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। तो भैया आप इसको भी ये छोटा फैक्टर नहीं मान सकते कि भैया कंप्लायंस रिस्क है, ठीक है, चलता रहेगा। ये बहुत ही आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है, ठीक है। क्योंकि थोड़ी सी भी कहीं गलती कर दी आपने, तो पूरा आपको पेनल्टी 24% तक की देनी पड़ सकती है। उसके बाद है भैया ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल का क्या मतलब होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ऑपरेशनल में भैया दो वर्ड आते हैं, एक होता है पीपल और एक आता है प्रोसेस। इसको इसलिए इसका एक और नाम है पीपल एंड प्रोसेसेस रिस्क, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने इसका एक और नाम बता दिया, पर ऑपरेशनल रिस्क होता क्या है ये अपन को पहले पता होना चाहिए। भैया ऑपरेशनल रिस्क मतलब भैया जैसे कि भैया आपका रॉ मटेरियल आप खरीदने जा रहे हो, पर रॉ मटेरियल आपका टाइम पर ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप क्या करोगे भैया, आगे आपके पूरे प्लान्स इफेक्ट होंगे, क्योंकि सिर्फ आपका रॉ मटेरियल में मान लो 1-2 दिन का डिले हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, वो डिले को आप कोई नेगलेक्ट तो कर नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। और इसका और एग्जांपल आप लेना चाहो तो भैया लेबर ने स्ट्राइक कर दी, ठीक है। अब इसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते, या फिर आपकी मशीन ख़राब हो गई तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये होता है भैया ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, बाकी चैप्टर बहुत आसान है अगर आप पूरा थ्योरी ध्यान से सुनोगे तो। नेक्स्ट आता है भैया फाइनेंशियल रिस्क। अच्छा, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है भैया, आपके कंपनी के फाइनेंशियल से बिगड़ जाना। फाइनेंशियल्स यानी कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड पीएनएल। अगर शॉर्ट वर्ड में बोलूँ तो भैया आपका प्रॉफिट ही कम हो जाना, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। अब ये क्यों हो सकता है भैया, ये ऑपरेशनल की वजह से भी हो सकता है, और एक कारण है इसका स्ट्रेटेजिक रिस्क भी हो सकता है। क्या पता आपका प्लान ही ख़राब बना हो, तो भैया ऑब्वियसली प्रॉफिट तो कम ही होगा, या फिर आपकी मशीन ख़राब हो गई हो तो भी आपके फाइनेंशियल्स कम रहेंगे, ये पेनल्टी देने पड़ गई तो भी आपका प्रॉफिट कम ही रहेगा, ठीक है। तो इसका कारण तो भैया फाइनेंशियल रिस्क यानी कि अपने लिए एक ब्रॉड टर्म है, इसको आप यूँ कह सकते हो, क्योंकि भैया ये किसी भी वजह से हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अब जो आपकी बुक में इसका रीज़न दे रखा है उसका मैं आपको बता देता हूँ। फाइनेंशियल रिस्क का क्या रीज़न दे रखा है, अनएक्सपेक्टेड चेंज आना, जैसे कि भैया कोविड आ गया, तो भैया उसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, आपका प्रॉफिट ऑब्वियसली कम होना ही है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। या फिर एक्सचेंज रेट, आप सब इंटरनेशनल बिजनेस करते हो तो सब एक्सचेंज रेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट हाई हो गई एकदम, तो क्या करोगे। या फिर पॉलिटिकल चेंज हो गया भैया, अगर आपका इंटरनेशनल बिजनेस है तो पॉलिटिकल चेंज कहाँ होगा, फॉरेन कंट्री के अंदर, और सब फॉरेन आपका इंटरनेशनल बिजनेस है और पॉलिटिकल चेंज हो गया, तो भैया ऑब्वियसली न्यू रूल्स लग सकते हैं आपके बिजनेस पे। जैसे मान सकते हो भैया आईटीसी का बिजनेस है, तो फॉरेन में हो सकता है नई गवर्नमेंट आएगी तो नया टैक्स ला दे भैया तंबाकू पर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो भैया। नेक्स्ट अपने पास है भैया काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है भैया, ध्यान से समझना, बहुत आसान लगेगा। ये आपका कस्टमर है, ठीक है, आपने क्या करा, गुड सेंड करा कस्टमर को, ठीक है। आपने क्या करा भैया, गुड सेंड कस्टमर को कर दिया, ठीक है। पर कस्टमर ने क्या बोला साहब कि मैं 1 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा। अब कस्टमर 1 दिन निकल गया, पेमेंट ही नहीं दे रहा, अब क्या करोगे साहब। या फिर भैया वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसने भैया जनरल क्या होता है भैया बिजनेस में क्रेडिट पॉलिसी चलती है आमतौर पर 45 डेज तक की, ठीक है, 30 to 45 डेज क्रेडिट पर ऑब्वियसली आपको माल देना पड़ता है आपके बिजनेस में। अब साहब एक अच्छा सा कस्टमर था, वो इंसॉल्वेंट हो गया, क्या कर सकते हो साहब, इसको बोलते हैं भैया काउंटर पार्टी रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क पे आ जाए,
कोई डाउट नहीं हो तो भैया पॉलिटिकल रिस्क पे आ जाते हैं। पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है भैया? ऑब्वियसली यहाँ जो दे रखा है भैया, आप जो समझ रहे हो वो थोड़ा पॉलिटिकल रिस्क आप जो समझते हो भैया ड्यू टू चेंज इन पॉलिटिक्स, पर यहाँ जो बुक्स में फैक्टर, आपकी किताब में फैक्टर है, अपन को वो लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल रिस्क का सबसे पहला फैक्टर यहाँ दे रखा है भैया, रेस्ट्रिक्शन एज टू बोरोइंग्स। सब बोरोइंग्स पर ही आपकी रेस्ट्रिक्शन लगा दी। नई सरकार है, नई सरकार कोई कानून लिया है, सब ये इस कंपनी का इतना बोरो, इतना टर्नओवर होगा, सब इतनी बोरोइंग्स ही कर सकती है। या फिर भैया इंटरनेशनल देखो तो भैया आपका पेटेंट ही इनवैलिड हो गया। कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं आमतौर पर जिनको बैन कर दिया जाता है फॉरेन के अंदर। इंडिया के ऐसे कई प्रोडक्ट है जो बाहर की कंट्री में इनवैलिड हो गए कुछ समय बाद, कुछ समय चले प्रोडक्ट अच्छे बिके, उसके बाद सरकार ने बैन कर दिया, क्या करोगे? या फिर भैया आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसमें सरकार ने बोल दिया, आप प्राइस कंट्रोल कर दिया, आप ज़्यादा भाव ले ही नहीं सकते कस्टमर से, फॉरेन में प्राइस कंट्रोल लिमिट सेट कर दी, तो फिर क्या करोगे? ठीक है। तो भैया ये आपका था पॉलिटिकल रिस्क। नेक्स्ट है भैया इंटरेस्ट रेट रिस्क। ऑब्वियसली अपन पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं IRR, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। तो भैया इसमें अपन क्या करते थे, इस रिस्क को कैसे अपन कवर करते थे भैया? अगर आपने फ्लोटिंग रेट पर लोन लिया तो आप क्या करोगे भैया? फ्लोटिंग रेट पर अगर आपने लोन लिया तो आप क्या करोगे? फॉरवर्ड रेट कर लोगे। फॉरवर्ड रेट से क्या करोगे भैया? फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट कर लोगे, उससे क्या होगा? आपका फिक्स रेट पे हो जाएगा, ठीक है। ये ऑब्वियसली अपन चैप्टर नंबर 12 में कवर कर चुके हैं, तो आई थिंक इधर करने की ज़रूरत नहीं है। करेंसी रिस्क भैया, करेंसी अगर आपका इंटरनेशनल बिजनेस है, आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो, अभी $1 है 80 रुपये का, बाद में ये फ्लक्चुएट ज़्यादा हो गया तो करेंसी रिस्क भी भैया आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है भैया लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क में क्या होता है? देखो करेंसी रिस्क तो जनरली उन लोगों के लिए काम आता है जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर है, अदरवाइज ये बिजनेस में ज़्यादा काम नहीं रहती करेंसी रिस्क, ठीक है। नेक्स्ट है भैया लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी यानी कि इनएबिलिटी टू मीट आवर लाइबिलिटीज़, साहब अपनी लाइबिलिटी से फुलफिल नहीं हो पा रही, अपने बिजनेस की लाइबिलिटी पूरी नहीं हो पा रही, क्या करोगे साहब? इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ जो हुआ था साहब बिग बाज़ार। अभी कोविड के समय पे क्या हुआ था, इनकी सेल्स तो कम हो गई थी, पर जो इन्होंने रेंट ले रखा था यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट थी इनके बिजनेस की, वो सब बढ़ रही थी। क्यों? सेल्स तो थी नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ से दें? जेब से तो ही ना देंगे। तो हैवी लॉस हुआ था भैया कोविड के टाइम पे बिग बाज़ार को। सेल्स थी नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट लगी जा रही थी एज ए रेंट की फॉर्म में, तो क्या करें? सेल्स जब है ही नहीं तो भैया फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ से देंगे? लाइबिलिटी, सबने बिजनेस में लाइबिलिटी से पे ऑफ नहीं हो पा रही, तो इस बारे में भी आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना भैया टाइप्स ऑफ रिस्क यहाँ पर कवर होता है। कोई डाउट है बता सकते हो। 4 टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अभी तक कोई डाउट है तो बता सकते हो, आप आराम से देख सकते हो भैया। वीडियो जितनी बार देखोगे उतना बढ़िया रहेगा थ्योरी में, ठीक है। रिवीजन उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक भैया बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। सब फाइनेंशियल रिस्क भैया 3 लोगों को कवर करती है। पहला शेयर होल्डर्स, दूसरा कंपनी, तीसरा गवर्नमेंट। 3 लोगों को सब इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। इसका आप इवैल्यूएशन से समझ सकते हो भैया इम्पैक्ट किन लोगों पर पड़ता है, ठीक है। इम्पैक्ट किन लोगों पर पड़ता है भैया, ये अपने लिए है, ठीक है। तो भैया सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है शेयर होल्डर्स पे। क्यों? सब कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क यहाँ बताया था, सब कंपनी का प्रॉफिट ही कम हो जा रहा है, फाइनेंशियल्स बिगड़ रहे हैं कंपनी के, तो क्या होगा भैया? अगर शेयर होल्डर्स, भैया शेयर होल्डर्स तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि भैया शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी मिलती है। अगर कंपनी डूब गई तो पैसा उनका गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। अगर कंपनी बंद हो गई तो, जब कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है, अगर कंपनी बंद हो गई तो शेयर होल्डर्स तो अपने पैसे के बारे में देखेंगे भैया, उनको तो अपना रिटर्न चाहिए, तो भैया
और अगर कल को कंपनी बंद भी हो गई तो उनको तो लीस्ट प्रायोरिटी मिलेगी, ठीक है। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है साहब, कंपनी पूरी वाइंड अप की सिचुएशन में नहीं आ जाए, प्रॉफिट कम होते गया तो ये चिंता की बात है। गवर्नमेंट में साहब मान लो अगर कोई बैंक में ऐसे दिक्कत आ गई, बैंक के फाइनेंशियल्स कम हो गए, प्रॉफिट कम हो गए, तो साहब बैंक अगर कोई फेल होता है ना तो साहब सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी पर। सोसाइटी किसको पकड़ती है, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट से पूछिए गवर्नमेंट ने कुछ काम नहीं किया, क्या ऐसे कैसे हो गया। बैंक फेल होना एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये टॉपिक अपना हो चुका है वैल्यू एट रिस्क पर आ जाते हैं साहब। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस पर आपका प्रैक्टिकल है जो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। एक बार अपन इधर थ्योरी पढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन करना है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। वैल्यू एट रिस्क क्या बताता है साहब, हाउ मच इन्वेस्टमेंट लूज। साहब मैं अपना कितना इन्वेस्टमेंट लूज़ करूँगा किसी प्रोजेक्ट के अंदर, या फिर भैया कोई स्कीम चल रही है उसके अंदर में कितना मेरा मैक्सिमम लॉस हो सकता है। इस सवाल का जवाब देता है साहब वैल्यू एट रिस्क, ठीक है। इस सवाल का जवाब देता है भैया वैल्यू एट रिस्क। ये दो चीज़ों का भैया आपको आंसर देता है, व्हाट इज़ वर्स्ट केस सिनेरियो और व्हाट विल बी द लॉस। साहब इस प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट तो कर रहा हूँ, पर साहब कल को ये कंपनी में कोई दिक्कत आ गई तो साहब वर्स्ट कितना मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है साहब, और व्हाट विल बी लॉस, उसकी लॉस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है साहब। ये इन सवालों के जवाब देता है, क्योंकि भैया ये सवाल आपको और शेयर होल्डर्स दोनों को भैया पता रहने चाहिए। क्यों, शेयर होल्डर्स के लिए तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूरा इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर्स की वैल्यू तो कभी भी कम हो जाए डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जनरली जो लोग भी भैया इन्वेस्ट करते हैं तो वो उन सबसे पहले वो ये उनको कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। और कंपनी का भी भैया पैसा लग रहा है, कंपनी का पूरा प्रॉफिट चेंज होता है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट आमतौर पर 10 करोड़ का होगा। तो चलो अब आ जाते हैं फीचर्स ऑफ वैल्यू एट रिस्क। इसके क्या फीचर है भैया, सबसे पहले भैया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यानी कि साहब कितने दिन का लॉस कैलकुलेट होगा। ये पर डे के हिसाब से भी चलता है, पर वीक के हिसाब से भी चलता है। कॉन्फिडेंस लेवल, देखो इसको निकालने के लिए भैया कॉन्फिडेंस लेवल लगता है, ठीक है। जनरल ये चलता है 95% या 99%। आपको कितना भैया इस प्रोजेक्ट पर कॉन्फिडेंस है, और आप कैलकुलेट करते हो उससे लॉस इन परसेंटेज और अमाउंट। और सेकंड पॉइंट है भैया स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड यानी कि भैया ये आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हो, ठीक है। ऑलरेडी अपन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ऑलरेडी अपन पहले कर चुके हैं चैप्टर्स में, ठीक है। टाइम ओरिजन साहब वैल्यू एट रिस्क आप निकाल सकते हो 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। 1 मंथ के अंदर आपको मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है ये आप कैलकुलेट करते हो, पहले से ही आपको पता रहना चाहिए भैया, वरना कल को एकदम आप देख के डर जाओ आपका ये क्या हुआ है, किसी कंपनी में लॉस हो गया तो आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी निकालते हो कैसे भैया, पास्ट डेटा के हिसाब से कि भैया इस कंपनी ने पहले प्रोजेक्ट लिए तो भैया सक्सेस हुई या नहीं हुई। 10 प्रोजेक्ट लिए तो 10 में से कितने प्रोजेक्ट में सक्सेस हुई। रिस्क कंट्रोल साहब क्या कोई लिमिट आप सेट कर दो क्या साहब, अगर इतना लॉस हो गया तो हम बंद कर देंगे, या फिर हम तो नहीं चलते ही रहने देंगे, चाहे कंपनी का सारा पैसे ही डूब जाए, हमको तो सब प्रोजेक्ट करना ही है। तो ये बात भी आप ध्यान देते हो। और जेड स्कोर भैया, जेड स्कोर आपने सीए फाउंडेशन में देखा होगा, इस तरह का कुछ फ़ोटो आपने देखा होगा इसमें, या 0 1 2 3 ये सब फोटो आपने कहीं बनाया होगा सीए फाउंडेशन के अंदर, ठीक है। ये क्या जवाब देता है साहब, मीन से फ्लक्चुएशन कितना होगा साहब, तो ये इस उससे रिलेवेंट है, ठीक है। अब एप्लीकेशंस ऑफ वैल्यू एट रिस्क, ठीक है। अब अपन देखने जा रहे हैं भैया एप्लीकेशंस। आप इसको आप पढ़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है बात, ये आपको वही बताता है वैसा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना होगा। आपका परफॉर्मेंस को भैया मेजर करने में काम आता है। लिमिट आप इससे सेट कर सकते हो साहब, आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो। और साहब एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट में स्पेशली ये सबसे ज़्यादा काम है साहब बैंक में, क्योंकि बैंक फेल होना भैया गवर्नमेंट पर भी इम्पेक्ट आ जाता है, गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है साहब कैसे हो गया फेल, अगर स्पेशली अगर कोई गवर्नमेंट ही बैंक हो जाए तो। नेक्स्ट टॉपिक भैया आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। अब यहाँ आप क्या करोगे, ये टॉपिक ये आपको इस सवाल का जवाब देगा कि आप
रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करोगे और उसको मैनेज कैसे कर सकते हो। अगर आपके बिजनेस में हो गई ये चीज़, रिस्क हो गई, तो आप इसको आप मेजर कैसे करोगे, यानी कि मैनेज कैसे करोगे। ठीक है, अब इसका क्या उपाय है। सबसे पहले इसमें अपन को पढ़ना रहेगा काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क ऑलरेडी मैंने बता चुका है साहब। अगर कोई कस्टमर पेमेंट देने से ही मना कर रहा है, आप गुड्स एंड सर्विस बेच, आपने गुड्स दे दिया तो अब साहब वो कस्टमर पेमेंट ही नहीं कर रहा, इंसॉल्वेंट हो गया, आपका नुकसान हो जाएगा। तो फिर इसके लिए भैया कुछ हैंड्स है, यानी कि आप प्रिवेंशंस ले सकते हो भैया। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, नाम सुना होगा। क्या करोगे भैया, आप पार्टी का इंटेंशन देख लो साहब, पार्टी देने के मूड में है या नहीं है। जब आप गुड्स बेचो तभी देख लो साहब सही लग रही है या नहीं लग रही। और एक उसको लिमिट से दो साहब, यूँ नहीं कि भैया 10 लाख का मांग रहा है कस्टमर तो उसका 10 लाख का ही क्रेडिट पे दे दो। आप अपने बिजनेस में लिमिट लगा सकते हो कि 5 लाख से ज़्यादा तो भैया किसी को देना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। या फिर आप अपने एक काम और सकते हो साहब, अपना सप्लायर बढ़ा सकते हो। अगर आप भैया सप्लायर हो तो आप कस्टमर को बढ़ा सकते हो साहब। एक ही कस्टमर से मत लो, क्योंकि एक कस्टमर देने से मना कर दे तो भैया दूसरा देगा। डाइवर्सिफाई करो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि अगर आप कस्टमर हो तो सप्लायर आप ज़्यादा रखो, और अगर आप सप्लायर हो तो कस्टमर अपने ज़्यादा बढ़ाओ। अगर एक जने ही होगा और एक जने नहीं एक जने को ही आपने गुड्स बेचा और उसने ही देने से मना कर दिया तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, और आप देख सकते हो भैया थर्ड पार्टी को किसी ने इन्होंने करा हो पहले कहीं घपला, या फिर पहले किसी थर्ड पार्टी का नुकसान कर दिया हो, तो आप इस बात को भी ध्यान में देख सकते हो। अब टेक्निक टू मैनेज साहब हो गया, तो अब आप क्या कर सकते हो साहब। एक तो आप देख सकते हो भैया सबसे पहले लीगल रेगुलेटर रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि भैया एक आप लीगल फॉर्मेलिटीज़ में भी आप ध्यान देख सकते हो कि साहब अगर कल को ये मेरा नुकसान कर देता है तो साहब मेरे पास लीगल क्या चांसेस है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, और एक अपने पास है भैया जैसे यही बोला हुआ है डू नॉट ओवर कमिट, एक ही भैया टू सिंगल एंटिटी, एक के भरोसे मत रहो, ये वाली बात लिखी हुई है। नो योर एक्सपोजर लिमिट, आप कितना लॉस सह सकते हो ये आप ध्यान में रखो। और एक आपको बता रखा है भैया रिव्यू द लिमिट्स, आप भैया उसकी क्रेडिट लिमिट ध्यान में रखो। ठीक है, ये कुछ तरीके हैं भैया। हो गया अगर तो कुछ कर नहीं सकते, पर ये बात आप ध्यान में ज़रूर रख सकते हो ताकि अगली बार नेक्स्ट पार्टी के साथ आपके साथ ऐसा नहीं हो। वही आप देखो भैया लाइक्लीहुड ऑफ डिफ़ॉल्ट्स, भैया कितने परसेंटेज चांस है उसके हिसाब से आप अपना लॉस बुक करो भैया, उस हिसाब से ही करो। और कोई गारंटी है देता हो तो साहब उस बेसिस पर चलो, गारंटी लो, इंश्योरेंस लो। तो ये था भैया अपना काउंटर पार्टी रिस्क। नेक्स्ट आ जाओ भैया पॉलिटिकल रिस्क पर, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। पॉलिटिकल रिस्क पर आ जाते हैं। ठीक है, और एक आप भैया ऑडिट भी, ऑडिट के बेसिस पर भी दे सकते हो इसमें काउंटर पार्टी में। क्यों, आजकल तो साहब ऑडिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। अगर आपको बैंक से लोन भी लेना है ना तो आपको ड्यू डिलिजेंस, यानी कि भैया ऑडिटेड पेपर्स पर भरोसा करना पड़ेगा। ठीक है, ऑडिटेड बिना ऑडिट के कर रहे हो तो भैया करना ही नहीं है। ऑडिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑडिटेड पेपर्स आपके बिजनेस में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं साहब रेस्ट्रिक्शन ऑफ पॉलिटिकल रिस्क में। सबसे पहला भैया रेस्ट्रिक्शन ऑन कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी। साहब कोई करेंसी पर लिमिट लगा दी साहब, जैसे डीमोनेटाइजेशन के समय हुआ था 2000 के, एक दिन में आप नोट 5 ही ले सकते हो। कभी ऐसा कोई रूल आ गया तो आप क्या करोगे। ऐसा कोई बाज़ार में न्यूज़ चल रही है। या फिर प्राइस फिक्सेशन, आपके प्रोडक्ट की भैया प्राइस फिक्सेशन के बारे में मार्केट में न्यूज़ चल रही है, जो आप सामान बेच रहे हो जैसे कि तंबाकू वगैरह। और एक आपका भैया पॉइंट है भैया एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ फॉरेन एसेट्स बाय लोकल गवर्नमेंट। एक्सप्रोप्रिएशन मतलब होता है भैया कंट्रोल। आपका भैया फॉरेन एसेट्स कंट्रोल होगा भाई लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, कोई गवर्नमेंट ऐसा रूल ला रही है जिसके कारण भैया आपका फॉरेन में जो कोई एसेट्स है उस पर भैया टैक्स लगेगा, कुछ ऐसे ही न्यूज़ आ रही है। तो ये आप
मार्केट में जैसी न्यूज़ है तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ऐसा हो गया, मैनेज कैसे करोगे? इसके लिए भैया पॉइंट है, सबसे पहले अपने पास है भैया, आप डिफरेंट मैगजीन्स में देख सकते हो भैया, पॉलिटिकल रैंकिंग्स, अब पॉलिटिक्स है तो बाहर की फॉरेन गवर्नमेंट आपको कोऑपरेट करेगी या नहीं करेगी आपके प्रोडक्ट को, ये आप देख सकते हो। मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस देख सकते हो, उस देश की हालत देख लो साहब, कहीं वो देश ही कर्ज में नहीं डूब रहा हो। और थर्ड पॉइंट बोल रहा है भैया, पॉपुलैरिटी ऑफ करंट गवर्नमेंट एंड एक्सेस देयर स्टेबिलिटी। साहब भैया फॉरेन में स्टेबल रहेंगे या हालात नहीं रहेंगे, जैसे अभी बांग्लादेश में हुआ था साहब। अब जिन लोगों ने भैया, मान लो यहाँ के किसी लोकल ने भैया, राजस्थान के रहने वाले ने साहब बांग्लादेश में भेजा होगा सामान अपना, कॉटन का भेजा होगा, तो साहब अब उसका तो पेमेंट ही रुक जाएगा। बांग्लादेश में तो ऐसे दंगे हो रहे हैं, ज़रूरी थोड़ी ना है भैया बांग्लादेश का रहने वाला अब उसको पेमेंट करे राजस्थान वाले को। तो आप थोड़ा जब करो तो इसके लिए भैया आप देख लो भैया वहाँ स्टेबल रहेगी गवर्नमेंट या नहीं रहेगी थोड़ा, अदरवाइज़ आपका लॉस होने के चांस है। और एक इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क में अपन इसको मैनेज कैसे करेंगे, सबसे पहले बात करें तो हेजिंग का ऑप्शन है आपके पास, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ऑलरेडी आप जान चुके हो ये सारी टेक्निक, ठीक है, अलग से अपने चैप्टर पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब साहब इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो साहब, इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, कोई डेटा, इंडस्ट्रियल डेटा रिलीज़ होते हैं हर साल, तो आप उसको देख सकते हो साहब क्या है भैया। मॉनेटरी पॉलिसी देख सकते हो गवर्नमेंट को, या फिर कोई गवर्नमेंट कोई एक्शन ला रही है तो उसके बारे में न्यूज़ चल रही हो तो आपको पहले से ही ध्यान रख लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है भैया करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करोगे साहब? करेंसी रिस्क में देखो सबसे पहले चांसेस होते हैं नेचुरल कैलेमिटीज़, अगर कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ कई जगह ऐसे हैं वहाँ, तो वहाँ की तो भैया करेंसी हाईली अफेक्ट होगी होगी, क्योंकि वह उस कंट्री को वैसे ही नेचुरली लॉस होता है, तो ये आप प्रिडिक्ट पहले से ही कर सकते हो साहब, इतना तो भैया हमारा लॉस होगा ही होगा। मान लो कोई ऐसी कंट्री में आप एक्सपोर्ट करते हो जहाँ भैया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसी कंट्री के साथ करते हो जहाँ भैया हर साल भूकंप आते ही आता है, साल में फिक्स है एक बार तो भूकंप आएगा ही आएगा, तो उस बात को आप ध्यान में देख सकते हो भैया करेंसी रिस्क में कितना चेंज होगा। या फिर किसी कंट्री में वार की मार्केट में न्यूज़ चल रही है, कोई कंट्री भैया आपस में लड़ने जा रही है, या फिर इन्फ्लेशन किसी कंट्री में बढ़ता ही जा रहा है, तो उससे भी आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे फ़र्क पड़ेगा। या फिर गवर्नमेंट एक्शन, ये सारी न्यूज़ भैया आपको मार्केट से थोड़ा, ये सब जब होता है ना तो उससे पहले ही न्यूज़पेपर वगैरह में न्यूज़ आने लग जाती है कि भैया इस कंट्री के साथ ऐसा चल रहा है, इसलिए आप पहले से ही आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब हो गया तो सब मैनेज हेजिंग के थ्रू कर सकते हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है, इनके पास अपने पास सेपरेट चैप्टर है, ठीक है। तो ये अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो बता सकते हो, कैसा लगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है मेरे लिए, ठीक है। आपको अच्छा लगा, स्पीड कम ज़्यादा कुछ भी लगा हो कमेंट्स के अंदर ज़रूर बता देना, ओके।